उनका जो नारा है, उनका नारा सिर्फ ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होना चाहिए। मजबूत पार्टी और एक मजबूत व्यक्तित्व बन के उभरे हैं। केजरीवाल को और जितने भी विपक्षी नेता हैं, उनको ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है जी फेल हो गई सरकार दिल्ली में। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ेगी तो हो गई, वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गया, तो शामिल हो गया बीजेपी में, उन काउंटर से वो बच गया। नमस्कार, मैं यदुराज, स्वागत है आपका लोकतंत्र मीडिया में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या केजरीवाल को हमला हुआ है या फिर उनको दबाया जा रहा है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को खत्म करना चाहती है। तो जानेंगे यहाँ की जनता से उनकी राय। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? देखिए, मेरा नाम गुड्डू है, मैं यहीं से हूँ। सर क्या लगता है केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया है या फिर असल में उन्होंने घोटाला किया है? देखिए, केजरीवाल को और जितने भी विपक्षी नेता हैं, उनको ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है कमज़ोर करने के तौर पर सबको जेल में डाल रही है। हाँ। क्योंकि जो ईडी सीबीआई है उसको हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, और जो उनके पक्षी नेता हैं, उनके जो नेता उनके पक्ष में आते हैं, कोई कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा कोई भी मतलब अत्याचारी हो, सारे के सारे अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो वो साबुन से साफ सुथरे हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता है तो उनको ये एक साजिश के तहत जेल में डालने का काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैं उन्होंने नारा दिया है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो बोल रहे हैं कि हम उस पे चल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो चोर हैं उनको बंद कर रहे हैं। उनका जो नारा है, उनका नारा सिर्फ ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होना चाहिए था। एक शुभेंदु अधिकारी वो बीजेपी में चले गए, जाकर साफ हो गए घोटालेबाज। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री घोटालेबाज, जाकर साफ हो गए। रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, अजीत पवार, जितने भी लोग हैं जाके साफ के साफ हो गए। हद की बात तो ये हो गई, अभी बरेली में एक सोनू कनौजिया नाम का एक इनकाउंटर, मतलब जिसके लिए पुलिस ने ये कर दिया था कि इसका इनकाउंटर करना है, तो हद की बात ये हो गई, वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गया और शामिल हो गया बीजेपी में, उन काउंटर से वो बच गया। अच्छा, तो आप किसकी बात ये मोदी जी कर रहे हैं खाने और खाने नहीं दूंगा, बल्कि जो आरोपी है अगर उनके खाने में अगर वो आ जाए तो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं कि जो सारे चोर थे, विपक्ष में जो भी नेता थे वो सारे चोर थे और अब वो एकजुट हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ है कि सारा विपक्ष एक साथ आ गया है मोदी को हटाने के लिए एक साथ आ गया है विपक्ष? इस पर क्या कहें? जितने चोर नेता थे वो सारे के सारे वो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में जाने के बाद वो साफ सुथरे हो गए। अब उनको चोर कहना भी पाप हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि इनकी पार्टी में अगर कोई चला जाता है तो संस्कारी हो जाता है, कोई बलात्कारी चला जाए वो भी संस्कारी हो जाता है, कोई भ्रष्टाचारी चला जाए वो भी संस्कारी हो जाता है। जब इनकाउंटर, जो इसके लिए इनकाउंटर मतलब बोला हुआ था, जब वो बीजेपी में जाकर संस्कारी हो गया तो फिर और जो साफ सुथरे लोग हैं वो तो और ज़्यादा संस्कारी इनके लिए हो जाएंगे। तो अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है सारा इकट्ठा हुआ है और मोदी जी बोल रहे हैं कि सारा चोर जो गुट है वो इकट्ठा हो गया है, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? विपक्ष मौका प्रस्त अवसरवादी है, सिद्धांत विहीन राजनीति है। अच्छा, सिद्धांत विहीन होने विपक्ष को सिद्धांत विहीन है, उनका एजेंडा साफ है। उनके पास मोदी जी एक मजबूत पार्टी और एक मजबूत व्यक्तित्व बन के उभरे हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें सब पता है। आज भी दिख रहा है, आने वाला आगे 5-10 साल भी दिख रहा है। नहीं, सर ने बताया कि जो सारे घोटालेबाज नेता थे जिन पे आरोप थे घोटाले के, वो सारे बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी घोटालेबाजों को शामिल कर रही है? आत्मसमर्पण राजतंत्र जब होता था ना, तो जो केंद्र मजबूत होता था, तो भैया अब सुधर जा, अब हमारे इशारे पे काम कर। जो पीछे कर लिया, अब देश हित में कर। हो सकता है आपस में ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना हो, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया मोदी के आगे कि अब आपके डायरेक्शन में काम करूंगा। नहीं तो पीछे तूने जो घोटाला किया है, जो घोटालेबाज थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया और बीजेपी में शामिल हो गए। बताइए, अब वो आगे वो नहीं करेंगे, अब वो सरकार के दिशा निर्देश में काम करेंगे, हमें ऐसा लगता है। बाकी क्या है राम जाने। सर आत्मसमर्पण कर सर इन्होंने बताया कि जो घोटालेबाज नेता थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया और बीजेपी में शामिल हो गए, इसके लिए बताइए। तो इसके लिए अगर मसला है, ऐसा अगर हो जाता है कि कोई गुनाहगार करके बीजेपी में शामिल हो जाए और फिर सही अगर हो जाए, तो जितने कैदी हैं, जितने जेलों में बंद हैं लोग, जितने घोटालेबाज हैं, जितने मक्कार हैं, जितने हथियार हैं, वो सारे के सारे ऐसा करें वो बीजेपी में आकर शामिल हो जाए, वो सारे जेल से बाहर आ जाएंगे। फिर वो सर आपके बड़े बड़े नेता जैसे अतिशी हो गई, उन्होंने कहा कि मुझे ये बोला गया है अगर बीजेपी में शामिल हो जाओगी
तो आप ईडी से बच जाओगी। तो ये क्या आपको सही लगता है? ये लोग जो हैं घबराए हुए हैं, ये ऊपर से नारा दे रहे हैं 400 पार, लेकिन अंदर से ये भी जानते हैं कि 150 पार भी नहीं हो पाएंगी। 150 पार भी नहीं होगा। 150 पार भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनकी जितने भी मतलब बातें हैं, जितने वादे थे, जितने घोटाले थे, जितने इनकी चीज़ें थी, सारी की सारी वो फेल हो चुकी हैं। जो इनके मुद्दे थे सारे मुद्दे झूठे हैं और कोई मुद्दा इनका काम नहीं आया। चाहे 15 लाख का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सारे मुद्दों में ये फेल हो चुके हैं। पब्लिक इनकी बात को जान चुकी है और पब्लिक ये देख चुकी है कि एक बार देख लिया उन्होंने, दूसरी बार देख लिया, अब तीसरी बार इनके बहकावे में नहीं आएगी। वो कहते हैं कि कुछ तो कमी होगी सूरज की तपिश में बढ़ना, कुछ तो कमी होगी सूरज की तपिश में बढ़ना। रात के बर्फ को अब तक तो पिघल जाना था। वो तजुर्बे के लिए एक ही ठोकर काफ़ी होती है, तजुर्बे के लिए एक ही ठोकर काफ़ी होती है। आपको तो पहली ठोकर पर समझ जाना था। बहुत बढ़िया सर, लेकिन एक बात बताइए, ऐसे लगातार 2 बार उनकी बढ़िया बहुमत से सरकार बनी है, दूसरी बार भी बढ़िया वोट उन्हें सीटें मिली हैं, क्या आपको नहीं लगता तीसरी बार भी अच्छी सीटें मिल सकती हैं उन्हें? देखिए, पब्लिक जो है पहली बार पब्लिक ने भरोसा किया, दूसरी बार भरोसा किया, लेकिन पब्लिक अब तीसरी बार भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि आदमी को एक बार ठोकर लग जाती है तो एक बार और देख लेता, लेकिन तीसरी बार नहीं करेगा। और जो ये नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार, तो 400 पार का नारा है वो ये नारा है कि जो है ये मीडिया को पूछना चाहिए, कि मीडिया को ये पूछना चाहिए मोदी जी से कि आप 400 पार कैसे पार कर पाएंगे। बल्कि मीडिया का हाल इस वक्त ये हो चुका है कि अगर मोदी जी ये भी कहते हैं कि 600 पार, तो मीडिया ये कहने वाली नहीं है कि 600 पार कैसे हो जाएंगे, बल्कि उसकी गुणा भाग बताने लगेगी और कहेंगे कि 600 पार भी कर लेंगे मोदी जी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही फंदा सीख रहा है कि आप कहो दिन को रात तो हम रात कहेंगे, आपको जो पसंद हो बात तो हम बात कहेंगे। और दूसरा ये जितनी मीडिया है, अब ये मीडिया खुद ब खुद कुछ चैनल ऐसे हैं, उन्होंने अभी एक नया शो निकाला और हेलीकॉप्टर से वो कवरेज करने लगे हैं, और हेलीकॉप्टर से कवरेज भी वो सही कर रहे हैं कि उनको मीडिया ग्राउंड, उनको जो लोग हैं वो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि वो दलाली करते थे सरकारों की, और जो मतलब जो पैसे ले लेकर बोलते थे। तो जो है ये पब्लिक जो है, पब्लिक अब सब चीज़ों को समझ चुकी है, उनका बहिष्कार कर रही है। अभी सर क्या आरोप लगा रहे हैं कि आप जो मीडिया है, मीडिया भी मोदी ने खरीद लिया, मीडिया के बिक गई मीडिया, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? जी जी जी, कुछ चैनल, सब चैनल ऐसे नहीं है, कुछ चैनल ऐसे हैं जो मोदी जी के बिके हुए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सिर्फ मोदी जी का फोटो वो दिखाएंगे, विपक्ष को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जो है उनके सपोर्ट में बोलते हैं, वो फिर उन्हें मतलब पब्लिक जो है उनको नकार देगी। पब्लिक अब सारी चीज़ों को जान चुकी है। तो जरा सच्चाई बताइए, जैसे मीडिया ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो मीडिया को दिखाने चाहिए जो मीडिया नहीं दिखा रही है? देखिए, मीडिया को मुद्दे ऐसे दिखाने चाहिए कि अभी बीजेपी ने जो है मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में जो 2019 के वादे थे, पब्लिक को, मीडिया को पहले ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, तो आप ये बताइए आपने 2019 में जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे किए या नहीं किए। लेकिन अब नया मैनिफेस्टो जो है सिर्फ और सिर्फ उसका प्रचार करने में मीडिया लगी हुई है। तो ये मीडिया का एक ये बहुत बुरा कदम है। और दूसरा ये जो उसमें वादे थे कि जैसे मिसाल के तौर पर मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट ये है कि जो है जो पेपर लीक हुआ है उसके उसमें 10 साल की सज़ा हम प्रावधान करेंगे। तो ये जो है ये कोई नया पॉइंट नहीं है, 10 साल की सज़ा पहले से भी थी और पेपर लीक हो रहे थे। ये सरकार की खुद की विफलता थी और सरकार की खुद की एक नाकामी थी जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे थे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार जो है 5 साल तक फ्री राशन देगी। तो 5 साल तक फ्री राशन देगी 80 करोड़ जनता को। तो उससे समझ में ये आएगा कि इसका मतलब कंडीशन 5 साल तक भी नहीं सुधरने वाली, क्योंकि फ्री का राशन अगर पब्लिक खाएगी तो कैसे क्या करेगी। आप फ्री का राशन न देके शिक्षा पे ध्यान देते, रोजगार पे ध्यान देते, महंगाई पे ध्यान देते, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देते, तब इस बात को माना जाता और तब इसमें सरकार की सफलता मानी जाती। लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर घट रही है, लोगों की सेविंग पावर घट रही है और ये कहते हैं देश अर्थव्यवस्था तीसरी हो जाएगी और 5वीं हो जाएगी। आप सबसे तोड़ मरोड़ का सिर्फ ये बता दीजिए कि आम आदमी को क्या मिलेगा। ऐसा तो हुआ है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, क्या आपको नहीं लगता जो अर्थव्यवस्था है वो उसका लेवल बढ़ा है? ये अर्थव्यवस्था के सुधार से मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के सुधार से मतलब ये होता है देश की जो जनता है, देश की जनता खुश रहे, ठीक है। और दूसरा जो है अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि सुधरे कि जो देश की सारी एजेंसियां निष्पक्ष रहे और देश में बिल्कुल खुशी खुदम काम चले हर चीज को। कौन बचा सकता है? एक आदमी, मोदी जी बचा सकते हैं इस देश को। जरा हेलमेट उतारिए और हमें भी बताइए ऐसा कौन आदमी है कि जो देश को बचा सकता है? मोदी जी बचा सकते हैं। अगर वो देश को बचाना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें आज ही। ये भाई तो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार विफल रही है, 10 साल हो गए उनके। क्या आपको लगता है कि 15 साल उनके होंगे पूरे या सरकार में आएंगे वो? मुझे नहीं लगता जी, फेल हो गई सरकार दिल्ली में। दिल्ली में कुछ काम नहीं करा, मलाई खाने का काम करा है बस। चलो ठीक है, कोई काम नहीं हुआ। सर क्या आपको लगता है कि जो सरकार है विफल रही है या फिर सफल रही है? बीजेपी की कौन सी सरकार? बीजेपी नहीं विफल नहीं रही है। उसने
कश्मीर से भी जो 370 आर्टिकल था उसको भी हटाई। साथ में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो मैं गिना सकता हूँ। कोविड का बताइए हमें भी ऐसे कौन से मुद्दे हैं। अच्छा, कोविड का ऐसा टाइम था कि बहुत सारे ऐसे देश है जो बर्बाद हो गए, जिसके अर्थव्यवस्था, अगर आप भी पढ़ाई लिखाई, हम भी कर रहे हैं कंपटीशन का तैयारी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसका अर्थव्यवस्था जस्ट लाइक अब देख सकते हैं लंदन, ब्रिटेन का जीडीपी कहाँ से कहाँ चल गया। इंडिया का देखिए 2019 में जीडीपी कहाँ गिर गया था, फिर उठा। हम भी स्टूडेंट है। और लेकिन भाई एक बात बताओ, आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपको क्या पता है जो शिक्षा पर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, क्या इसके बारे में विपक्ष जो बोल रहा है कि शिक्षा पर भी टैक्स लगा दिया है, आटे चीनी पर महंगाई हो गई है, महंगाई के मुद्दे और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष का। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोजगार और महंगाई। क्या आपको नहीं लगता है महंगाई बढ़ी है और रोजगार में कमी आई है? देखिए, जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ेगी तो रोजगार आम बात है। पहले हमारे घर में 2 लोग थे, अभी 4, 5, 6 लोग हो गए हैं। तो एक बैग सब चीज़ का व्यवस्था नहीं ना हो सकता है। 5 या 10 साल में हर एक चीज़ का नहीं ना। अच्छा, मेरा भी पर्सनल रूम हमको मिल रहा है तो हमको 2 साल 3 साल वेट करना पड़ा। तो हर एक चीज़ में एक टाइम लगती है, एक समय। सरकार का तो दायित्व है ना कि ये बढ़ाई जाए, रोजगार बढ़ाए जाएं। लेकिन मैं आपको एक डाटा बता दूं कि 2014 की सरकार आने से पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी तो केंद्र में 2 लाख पद खाली थे, लेकिन 2024 आते आते 7,72,000 पद खाली हैं। तो क्या लगता है कि आपको ये रोजगार बढ़ते नहीं, ये सीटों पर रिक्तियाँ निकाली क्यों नहीं गई? देखिए, रोजगार बढ़ेगा कैसे? आप बात सुनिए, रोजगार बढ़ेगा कैसे? रोजगार क्या ऐसे बढ़ेगा कि जिन्होंने जितने भी सांसदों को टिकट दिया है, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, अभी निरहुआ जी का वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में लोगों ने पूछा रोजगार के लिए आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए की बात छोड़िए कि मोदी जी ने और योगी जी ने बेरोजगारी पैदा की है, कि बच्चे किन्होंने पैदा किए, कि मोदी जी ने पैदा किए, योगी जी ने पैदा किए बच्चे, कि उन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं किए, तो रोजगार वाली बात कहाँ से आई? बच्चे आपने पैदा किए तो आप अपने आप जानिए। दूसरा, इन्होंने टिकट दिया कर्नल रनावत को, उससे मंडी से, हिमाचल प्रदेश से। वो उल्टी सीधी बात करती है, इतिहास में गड़बड़। भाई से जवाब ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चे जिसने पैदा किए उसकी दायित्व है या फिर सरकार का दायित्व है उन्हें रोजगार देना? सरकार की दायित्व है, क्योंकि सरकार के पास सारी संपदा है, सारी रिसोर्सेज सरकार की कंट्रोल में है। जिसने बच्चे पैदा किए उसका दायित्व सरकार के कंट्रोल में, तो सरकार की दायित्व बनती है। सरकार वो कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। अगर भैया एक बात बोले थे कि पेपर लीक यूपी में, पेपर लीक हर एक जगह होती है। भारत के बिहार स्टेट में भी होती है, बंगाल में भी होती है। ऐसा बात नहीं कि बिहार पुलिस ये सिर्फ यूपी में ही हुई है। बिहार में आप जाके देखिए, हर एक साल 10th की होती है, रेलवे की होती है, हर एक चीज़ की बिहार में हो जाती है लीक। तो हर एक भैया हर एक सरकार में होती है, कांग्रेस की भी सरकार में। अच्छा, एक भैया से हम सवाल पूछते हैं, भैया आप बताइए बीजेपी के अलावा कौन सी बेटर है जो आपके हिसाब से, आप बताइए। अच्छा भाई, हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार के अलावा ऐसी कौन सी सरकार है जो जनता पसंद करती है? सर बताइए, कौन सी जनता को पसंद, वो पार्टी को पसंद करते हैं आप? देखिए, आप एक बात बताइए कि कोई भी पार्टी हो, पार्टी सिर्फ और सिर्फ वही चलेगी जो लोगों के कामों पर और लोगों के हितों में काम करेगी। क्योंकि अगर पार्टी लोगों के हितों में, महिलाओं के हितों में, बेरोजगारी के हितों में अगर काम नहीं करेगी तो कोई भी आए, अगर तू नहीं तो कोई और, तू नहीं तो कोई और, तू नहीं तो कोई और। ये कोई सवाल नहीं है कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, ये कोई सवाल नहीं है। नहीं, सारा विपक्ष एक साथ हो गया है और अभी तक पीएम का चेहरा भी साफ नहीं है। तो आपकी तरफ से क्या सोचते हैं कि कौन होना चाहिए पीएम का चेहरा? देखिए, पीएम का चेहरा जो है इस वक्त हम देखें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर कोई हो रहा है किसी पर, तो दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। क्योंकि अभी देखें, रामपुर में अभी एक दलित को पुलिस वाले ने मारकर हत्या करी, 2 दलित बेटों को। और ये हाथरस में जो है एक बेटी के साथ रेप हुआ और रेप के आरोपियों को बरी कर दिया गया। गुजरात में पहले बात सुनिए। देखिए, हमारा देश क्यों बर्बाद हुआ मालूम है? हम लोग कास्टिज्म में रह गए। दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, इसी से में हम लोग रह गए। जातिवाद की राजनीति। हमारी सरकार ही हमारी यही फायदा उठाती है। बताइए, बिहार में आप चले जाइए, यूपी में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए। ये सबसे बड़ी हम लोग की प्रॉब्लम है कि हम लोग जाति में बटे हैं। अगर कोई भी पसमान का लड़का मरा तो उसको बोलता है दलित है। कोई भी मारा है, अगर कोई गलत काम किया है लड़का तो उसको डायरेक्ट बोल देगा कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे है। यही हम लोग की सबसे पहले मानसिकता, ये जातिवादी छोड़नी होगी। राजनीति का सबसे बड़ा गलत है ये जो राजनीति में जातिवाद की राजनीति की जाती है। लेकिन भाई मेरे को एक बात आप बताइए कि दिल्ली में हम हैं,
जी जी। तो दिल्ली में जो घोटाला हुआ, शराब नीति घोटाला जो हुआ है, क्या आपको लगता है ऐसा वास्तव में हुआ है, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो विपक्ष को दबाकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सारे लोगों को जेल में डाल रही है, ऐसा क्या आपको लगता है? देखिए, ईडी और सीबीआई को सरकार ही नहीं कंट्रोल करती है, उसकी भी डिपार्टमेंट होती है, ऑफिसर्स होते हैं, उनको वो विपक्ष तो बोल रहा है कि बीजेपी सरकार चला रही है ईडी सीबीआई को। बीजेपी, देखिए बीजेपी हर एक जगह शासन करती है। ईडी का अलग हुआ डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ का अलग हुआ डिपार्टमेंट, उनके भी चेयरमैन होते हैं, चीफ होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो किन्हीं के अंदर में नहीं काम करते हैं। इंटेलिजेंट ब्यूरो होते हैं, वो इंडियन आर्मी भी उनको कंट्रोल करती है, हर एक चीज़ में नहीं, ये सिर्फ एक अवधारणा है।